मुश्किलें दिल का हौसला आजमाती हैं, ख्वाबों को निगाहों पर से हटाती हैं, मगर हार मत मुसाफिर आखिर ठोकरें ही तो चलना सिखाती हैं। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल संजय शियाडियम में। मैं संजय कुमार आज फिर से उपस्थित हुआ हूं आपके सामने एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी, वो वीडियो टीजीटी पीजीटी फिजिक्स में सेकेंड यूनिट की होने वाली है। जो सेकेंड यूनिट है हमारी फिजिक्स में वो है गति एवं बल, यानी कि मोशन एंड फोर्स। तो मोशन एंड फोर्स में इस सेकंड यूनिट में सबसे पहले हम बात करेंगे आज मोशन की। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले मोशन के बारे में। तो मोशन क्या है इसके बारे में अगर हम समझें, यानी कि गति के बारे में अगर हम जानें, तो उसको जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहां से टीजीटी या पीजीटी में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, वो क्या है? वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्देश तंत्र। क्या कहते हैं इसको? निर्देश तंत्र कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी आवश्यकता है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इसको अगर हम देखें, किसी भी पार्टिकल या बॉडी, किसी भी पार्टिकल या बॉडी की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसकी पोजीशन और उसकी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, अर्थात उसको हम ज्ञात करते हैं या देखते हैं, उसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि निर्देश तंत्र, कि किसके रेस्पेक्ट में किस बॉडी की क्या स्थिति है और क्या उसकी गति है, क्या मोशन है उसकी। जैसे दोस्तों, ये एक्स वाई और जेड, ये एक फ्रेम यानी कि एक निर्देश तंत्र है। तो इस निर्देश तंत्र को डिफाइन करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। तो 3 कार्डिनल कोऑर्डिनेट हैं एक्स, वाई और जेड, इनकी आवश्यकता पड़ती है, जिसका मूल बिंदु O है। ये एक फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? एक फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है। ये माना रेस्ट में है और किसी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी बॉडी, किसी वस्तु या फिर किसी पार्टिकल यानी कि कण की पोजीशन को या उसकी मोशन को हम अगर देखेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में उसको हम देखेंगे, यानी कि इसके सापेक्ष हम उसकी स्थिति ज्ञात करेंगे। यही सिस्टम कहलाया जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक प्रकार का सिस्टम है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें टाइम की भी आवश्यकता होती है, यानी कि इन तीनों कोऑर्डिनेट के साथ साथ एक टाइम की आवश्यकता होती है, जिसे हम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड या टी, ठीक है, एक्स वाई जेड और टी, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसे कहेंगे स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम ही डिफाइन करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। किसको डिफाइन करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। दोस्तों, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, कि जैसे अगर हम किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो ट्रेन में सफ़र करते समय यदि हम खिड़की से बाहर की ओर देखते हैं, तो बाहर की ओर जो पेड़ खड़े हुए होते हैं, उन पेड़ों को यदि हम ध्यान से देखें तो वो पेड़ पीछे की ओर मोशन करते हैं। किधर की ओर मोशन कर रहे होते हैं? पीछे की ओर मोशन करते हैं। यदि हम खिड़की से झांककर जमीन को भी देखेंगे तो वो जमीन भी यानी पीछे की ओर मोशन करती हुई दिखाई देगी आपको, और हम आगे की ओर मोशन कर रहे हैं। तो हम अपने रेस्पेक्ट में जब हम उन पेड़ों की बात कर रहे हैं तो वो पेड़ मोशन में है, ठीक है ना दोस्तों। यदि हम उससे बहुत ज़्यादा दूर के पेड़, बहुत जिनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा अधिक हो हमारी ट्रेन से, अगर उन पेड़ों को देखें तो जो पास वाले पेड़ हैं उनके सापेक्ष वो पेड़ आगे की ओर मोशन करते दिखाई देंगे, और जिन पेड़ों को हम बात कर रहे हैं जो पेड़ पास में है ट्रेन के, वो पीछे की ओर मोशन करते दिखाई देते हैं। तो हम अपने ही सापेक्ष उन दोनों की स्थिति को देख रहे हैं। जो जिनकी डिस्टेंस ज़्यादा है वो तो आगे की ओर मोशन करते दिखाई दे रहे हैं, जिनकी डिस्टेंस कम है वो पीछे की ओर मोशन करते दिखाई दे रहे हैं। यही स्थिति, ये जो घटना है, यानी कि एक जो सिस्टम बन रहा है, इसे ही हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये निर्देश तंत्र है, इसी की बात करते हैं। अब देखो, एक्चुअल में अगर देखें दोनों स्थिति में, यानी कि जो पेड़ आगे की ओर दिखाई दे रहे हैं मोशन करते हुए और जो पेड़ पीछे की ओर दिखाई दे रहे हैं मोशन करते हुए, अगर एक्चुअल में हम देखें वो दोनों के दोनों रेस्ट में है।
रेस्ट में है नहीं, ठीक है। तो ये जो स्थिति हम देख रहे हैं, किसी की पोजीशन देख रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये जानना जरूरी होता है कि किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। जिसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं पोजीशन किसी भी पार्टिकल या बॉडी की, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपके कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। दोस्तों फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोस्तों इसकी हिंदी होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कहते हैं हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये 2 प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र होते हैं। अब ये होते क्या है, किन्हें कहते हैं हम? देखो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने देखो ये एक डायग्राम बना रखा है, ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कैसे ये चीज ज्ञात करते हैं? जहां पर देखो ये बॉडी, अगर कोई बॉडी या पार्टिकल रेस्ट में है, कैसी है? रेस्ट में है, या फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, या कोई पार्टिकल या बॉडी रेस्ट में है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है। ठीक है, ये मोशन की स्थिति है और ये रेस्ट की पोजीशन है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 पोजीशन में देखा जाएगा, एक तो रेस्ट में और एक मोशन में। इसको भी हम बताएंगे थोड़ा सा बीच में, ये क्या है, किसकी स्थिति है, किसने इसको डिफाइन किया। एक तो रेस्ट में और दूसरा मोशन में। अब यदि कोई पार्टिकल या बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन की स्थिति भी 2 प्रकार की होंगी। ठीक है, यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप में है, एक तो रेस्ट में या फिर मोशन में। इसी प्रकार से मोशन भी 2 टाइप में है, या तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या फिर उसकी वेलोसिटी अनकांस्टेंट होगी, यानी कि कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, तो वो किसी न किसी वेग से, यानी कि किसी घटते वेग से या फिर बढ़ते वेग से वो मोशन कर रही होगी बॉडी। अब इसी कंडीशन में हम देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि यदि कोई बॉडी या पार्टिकल रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उस पार्टिकल की जो स्थिति होगी या पोजीशन होगी उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस कंडीशन की। क्या, कैसे? कि यदि बॉडी रेस्ट में है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। कोई बॉडी रेस्ट का मतलब स्थिर अवस्था में रुकी हुई है, तो उसमें वेग कैसा होगा? 0 होगा। तो उसमें जो वेग परिवर्तन होगा वो भी 0 होगा, और वेग परिवर्तन 0 होगा तो उसका जो एक्सीलरेशन है, मतलब त्वरण है, वो भी क्या होगा? 0 होगा। यदि ये स्थिति किसी पार्टिकल या बॉडी की है तो वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। ठीक है, अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इसलिए भी कहते हैं यदि किसी बॉडी या पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। जब उस पार्टिकल या बॉडी की वेलोसिटी यानी कि वेग नियत होगा तो उसमें जो परिवर्तन होगा वो 0 होगा, और यदि किसी वेग यानी कि वेलोसिटी में परिवर्तन 0 होगा तो उसका एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण वो भी 0 होगा, क्योंकि त्वरण की परिभाषा ही ये है दोस्तों कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, और वेग परिवर्तन की दर क्या है? 0 है, तो त्वरण भी यहाँ पर 0 होगा। जब ये त्वरण 0 है तो इसका मतलब है कि इस स्थिति को कहेंगे हम अनएक्सीलरेटेड मोशन, यानी कि अत्वरित गति। भाई त्वरित नहीं है ना, क्योंकि त्वरण उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, तो अत्वरित गति हम इसको कहेंगे। जब ये अत्वरित गति होगी तो उस स्थिति में F इक्वल टू, यदि ma लें, F इक्वल टू क्या लें? ma, न्यूटन का सेकंड लॉ अगर यहाँ पर फॉलो करें तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ फोर्स तो 0 है क्योंकि अनएक्सीलरेटेड है वस्तु। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई वस्तु मोशन कर रही है तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इसका मतलब वो 0 होगा, तो ma इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a इक्वल टू 0, यानी कि a क्या है यहाँ पर? त्वरण, तो त्वरण हो जाएगा यहाँ पर 0। तो इस स्थिति में हम दोस्तों कह सकते हैं कि फॉलो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
यानी कि यहाँ पर अगर a इक्वल टू 0 है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पर फॉलो हो रहा है। कैसे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, किसी यदि कोई बॉडी या पार्टिकल यानी कि कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, यदि वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। इसको हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो न्यूटन का देखो फर्स्ट लॉ यहाँ पर लागू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ लागू हो रहा है उसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि वो रेस्ट पोजीशन में होगी वस्तु, ठीक है ना, या फिर मोशन यानी कि कैसी इनर्शिया की, इनर्शिया यानी कि जड़त्व की स्थिति में होगी। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व और दूसरा दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है कि माना कोई बस है, उस बस में यात्री सवारी कर रहे हैं, तो उस बस में जब यात्री सवारी कर रहे हैं तो जैसे ही बस खड़ी है, माना बस खड़ी है और बस में यात्री भी बैठे हैं, बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। यात्री कहाँ गिरते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति कैसे हुई कि जब बस विराम की अवस्था में थी तो उसमें यात्री बैठे भी विराम की अवस्था में थे, तो जो यात्री थे उसकी पूरी बॉडी विराम की अवस्था में थी। जैसे ही बस गतिमान हुई, जैसे ही बस क्या हुई? गतिमान हुई, तो उसमें बैठे यात्री के जो संपर्क में बस थी, यानी कि बस की सीट पर जो यात्री बैठा उसके संपर्क में हमारा जितना हिस्सा था वो तो तुरंत किस में हो गया? गति की अवस्था में हो गया। लेकिन उससे ऊपर का जो हिस्सा था वो हिस्सा विराम की अवस्था में ही रहा, क्योंकि उस पर संपर्क बल नहीं लगा। क्योंकि जितनी बॉडी हमारी बस के संपर्क में थी, बस की सीट पे जहां पर हम बैठे हैं उसके संपर्क में थी, तो वहां पर संपर्क बल लगने के कारण वो बॉडी तो तुरंत गतिमान हो गई, लेकिन उससे ऊपर की जो बॉडी है वो हमारी विराम की अवस्था में रही, तो वो तो वहीं पर रही और नीचे वाली बॉडी आगे निकल गई, तो हमारी पोजीशन इस प्रकार से हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं विराम का जड़त्व, यानी कि रेस्ट ऑफ इनर्शिया। इसी प्रकार से दूसरा जड़त्व, यानी कि दूसरा जड़त्व क्या होता है हमारा? गति का जड़त्व। गति का जड़त्व कैसे कहते हैं? यदि कोई बस, चलती हुई बस में बैठा हुआ यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है या झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? कि जैसे बस चल रही थी तो जो उसमें बैठा यात्री है उसकी पूरी बॉडी भी गतिमान थी, बस गतिमान है तो उसमें बैठा यात्री भी गतिमान होगा। बस के अचानक रुकने पर बस विराम में आ गई तो उसमें बैठा यात्री जो बस के संपर्क में था, सीट के संपर्क में या फिर वो खड़ा है, उसमें संपर्क में जितना हिस्सा उसके बस के संपर्क में था वहां पर संपर्क बल लगने के कारण वो हिस्सा तो तुरंत विराम की अवस्था में आ गया, लेकिन जितना हिस्सा यात्री का बस के संपर्क में नहीं था वो गतिमान ही रहा, यानी कि वो आगे की ओर ही रहा, और जो हिस्सा संपर्क में था वो विराम में आ गया। तो हमारी बॉडी कहाँ चली जाएगी? आगे की ओर चली जाएगी या नहीं? तो बॉडी हमारी आगे की ओर चली जाएगी, यानी कि यात्री आगे की ओर गिर जाता है। तो ये हो गया कौन सा जड़त्व हो गया हमारा? गति का जड़त्व। तीसरा दिशा का जड़त्व। यदि कोई बस किसी मोड़ पर मुड़ रही है, यानी कि सड़क है, उस सड़क के मोड़ पर यदि वो मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री बाहर की ओर यानी कि खिड़की की तरफ को झुक जाता है। क्यों भाई? सीधी सी बात है कि ये बस सीधी चल रही है किसी सड़क पर, उसमें बैठा यात्री, ये यात्री है यहाँ पर और ये बस है। ये बस जैसे चली तो ये जिस दिशा में बस गति कर रही है उसी दिशा में उसमें बैठा यात्री भी गति कर रहा है, उसकी बॉडी भी गति कर रही है। बस जैसे ही अचानक मुड़ी, बस जैसे ही मोड़ पर अचानक मुड़ी, ऐसे करके मुड़ी, ठीक है, बस जैसे ही वो मुड़ी तो जितना हिस्सा यात्री का बस के संपर्क में था उसकी दिशा में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन जितना हिस्सा उसकी यानी कि जितनी बॉडी का हिस्सा उसकी बस के संपर्क में नहीं था तो वो असंपर्क बल होने के कारण वो हिस्सा उसी दिशा में बना रहा जिस दिशा में बस पहले चल रही थी, ठीक है। तो इसलिए यात्री बाहर की ओर झुक जाता है बस के अचानक मुड़ने पर या बस के मोड़ पर मुड़ने पर, ठीक है दोस्तों। ये जड़त्व की बात हुई, यानी कि इनर्शिया की बात हुई। इनर्शिया 3 प्रकार का होता है, तो यहाँ पर इनर्शिया लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शिया का लॉ फॉलो होता है और न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो होता है। तो ऐसे ही फ्रेम को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बात आती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी क्या होगी? उसकी कांस्टेंट नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, यानी किसी न किसी वेलोसिटी से वो मोशन कर रही होगी ऑब्जेक्ट, किसी न किसी वेलोसिटी से। उसकी जहां पर वेलोसिटी
कांस्टेंट नहीं हो, जहां पर उसके वेग में परिवर्तन की दर कांस्टेंट नहीं हो यानी कि 0 के बराबर नहीं हो, और उसमें उत्पन्न एसिलेशन यानी कि त्वरण वो 0 के बराबर नहीं हो यानी कि कुछ ना कुछ त्वरण हो, तो उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट या वो वस्तु या फिर वो पार्टिकल जो है एसिलेटेड मोशन में कहलाएगा यानी कि त्वरित गति में कहलाएगा। किस में कहलाएगा? त्वरित गति में कहलाएगा। तब उस कंडीशन में यदि हम न्यूटन का सेकंड लॉ फॉलो करें तो F = ma यदि हम लिखें तो इसका मतलब है कि जब कोई, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ये कहा गया है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यानी कि यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यदि कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो अब उस पर कुछ ना कुछ बाह्य बल लगाया जाएगा, तभी तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तभी तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तभी उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया है। तो F = 0 नहीं होगा यहाँ पर, तो F = कितना हो जाएगा? ma। जब F = ma होगा यानी कि F बराबर 0 के नहीं होगा वहाँ पर, तो A जो है वो भी 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। जैसे कोई पुस्तक किसी मेज पर रखी है तो वो मेज पर ही रखी रहेगी, कब तक? जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न कर दें। यदि हमने कोई बाह्य बल लगाकर उस पुस्तक को यहाँ से दूसरे स्थान तक खिसका रहे हैं तो उसके वेग में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, ठीक है, क्योंकि पहले 0 था, अब कुछ ना कुछ वेग उत्पन्न हो गया। तो जब वेग उत्पन्न हो गया तो समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया, तो कुछ ना कुछ उसमें त्वरण हुआ, तो इसलिए उसके अंदर कुछ ना कुछ त्वरण होगा, 0 के बराबर वो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस स्थिति को हम कह सकते हैं कि फॉलो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का यानी कि मोशन गति का, न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है, नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पर मोमेंटम में क्या होगा? चेंज होगा, यानी कि जो उसके संवेग में है वो भी परिवर्तित होगा समय के साथ। जब वो परिवर्तित होगा तो यहाँ पर आवेग उत्पन्न हो जाएगा। आवेग और संवेग, संवेग परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं, ठीक है। यानी कि dP = F × ΔT या ΔP = F × ΔT, ये क्या हो गया? आवेग, संवेग परिवर्तन बराबर आवेग। तो आवेग हम किसे कह रहे हैं कि कोई बल लग रहा, आवेगी बल, यदि उसी आवेगी बल में ΔT टाइम में कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसके संवेग में यदि परिवर्तन हो रहा तो उसको हम आवेग कहते हैं। तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो यहाँ पर इंपल्स होगा यानी कि आवेग होगा। तो इसका मतलब है कि इस स्थिति को हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोस्तों ध्यान से सुन लेना एक बार और कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ एसिलेशन उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब वस्तु किसी न किसी एसिलेटेड मोशन में है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि वहां पर न्यूटन का सेकंड लॉ फॉलो हो रहा है, तो उस स्थिति को हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां पर ये नहीं हो रहा है यानी कि जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि एसिलेशन भी क्या है? 0 है, वहां पर न्यूटन का जो है फर्स्ट लॉ फॉलो हो रहा है, सेकंड लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, और लॉ ऑफ इनर्शिया लग रहा है यानी कि जड़त्व का नियम लग रहा है, या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है, उसका एसिलेशन 0 है, तो इस स्थिति को कहेंगे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल है जैसे स्टार्स यानी कि तारे, तारे का मतलब सूर्य। अब देखो सूर्य अपने स्थान पर रेस्ट में है, हम मान सकते हैं कि हमारे अनुसार सूर्य कहाँ है? रेस्ट में है, और उसके चारों तरफ पृथ्वी हमारी घूर्णन गति कर रही है, यानी कि उसके चारों तरफ गति कर रही है। इस प्रकार से क्या कर रही है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, लेकिन पृथ्वी अपनी अक्ष पे भी घूर्णन गति कर रही है, तो अपनी अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी गति कर रही है। अब देखो जो सूर्य की स्थिति है वो रेस्ट में है, कैसी है? रेस्ट में है, तो इसलिए स्टार को हम कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है वो? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल है सन। अब आप कहेंगे कि सन तो गैलेक्सी के चारों तरफ भी मोशन करता है। हाँ, मान लिया कि सन गैलेक्सी के चारों तरफ मोशन करता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है, वो घूर्णन गति नहीं करता अपने अक्ष पर।
अपनी अक्ष पर घूर्णन गति नहीं करता और गैलेक्सी के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से करता है। तो ये स्थिति हो जाएगी। तो इस स्थिति में भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसका मतलब स्टार इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन क्या चीज है एग्जाम्पल के लिए, अगर क्या देखें, देखो एक नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। नोट पॉइंट है, वे सभी फ्रेम जो रोटेशन मोशन करते हैं, कैसी मोशन करते हैं, रोटेशनल मोशन करते हैं, रोटेशन मोशन करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। अभी बताओ दोस्तों कि किसकी बात की मैंने, रोटेशन कौन कर रहा था, सन कर रहा था या अर्थ? अर्थ रोटेशन कर रही है अपनी अक्ष पर, तो अर्थ यानी कि पृथ्वी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहलाती है। किस में कहलाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और जो सन है यानी कि स्टार्स हैं वो किस में कहलाएंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत कंपटीशन में पूछा गया है। हो सकता है कि यहां पर भी टीजीटी और पीजीटी में ये क्वेश्चन आ जाए, और पूछा भी गया है पीजीटी में एक बार, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, बहुत मेहनत से आपको समझाया है। मैं सिर्फ इसकी कीमत आपसे एक लाइक और एक कमेंट मांगता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। इसके बारे में, अब मोशन के बारे में जो आगे नेक्स्ट है उसको डिटेल में समझाऊंगा, फिर उसके बाद में मैं फोर्स पर अपनी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।